नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास क्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना काल और अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6% सिकुड़ने जाएगी। त्यौहार, विवाह, जिसमें बाजार को गति मिलती थी, अर्थव्यवस्था से मजबूत होती थी, कोरोना के कारण मंद रहेगी। राष्ट्रीय आय पिछले वर्ष की तुलना में कम रहेगी और औसतन प्रत्येक परिवार के पास खर्च करने के लिए कम धन होगा। मंदी से मांग में गिरावट आएगी और फैक्ट्रियां सुस्त होंगी। बड़े स्तर पर उत्पादन क्षमता अब अप्रयुक्त रहेगी। यह विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिसमें प्रशासनिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में इस्पात और सीमेंट, द्वितीय क्षेत्र में ऑटोमोबाइल व वॉशिंग मशीन आदि होंगी। बिक्री को बढ़ाने के लिए उत्पादकों पर कीमतों में कटौती का दबाव होगा। उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ी रियायत के साथ बेची जा सकेंगी। मांग में गिरावट से कीमतों में कमी भी आ सकती है। कुछ सामानों जैसे कार और स्कूटर, टेलीविज़न, फर्नीचर पर बड़ी छूट मिलना शुरू हो गई है, जिसके जारी रहने की संभावना है। ये कीमतों में गिरावट का स्वेच्छा व्यय वाले उत्पादों पर है। इसके बावजूद मांग में सुस्ती बरकरार है। टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों ही प्रकार के उपभोक्ता सामानों के विक्रेता दिवाली के और बाद के त्योहारों पर खरीद के दौरान अच्छा व्यापार करते थे। कुछ व्यापारी तो इस दौरान दशहरा और क्रिसमस के दौरान साल का लगभग 60 से 70% अतिरिक्त अर्जित कर लेते थे। इस वर्ष इसकी संभावनाएं बिल्कुल कम हैं। शादियों से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, वह भी मंद है। यह अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक दूरी की अनिवार्यता की वजह से भी है। अगर छूट और कीमतों में गिरावट के आधार पर महंगाई में कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो आप गलत हैं। आम जन को महंगाई का अनुभव उत्पादों की खरीद के दौरान होता है। मार्च में लॉकडाउन से व्यय की तरीकों में बदलाव आया है। वस्तुतः सेवाओं और उपभोग में सरकारी अनुमान ही किया जा सकता है। ये पूर्ण रूप से दिखाई न देने वाले और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई के आधिकारिक आंकड़ों से इसे कम महत्व दिया जाए। अनुमानतः जून की आधिकारिक महंगाई 6% से ऊपर रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक की तय सीमा से अधिक है। लोगों का खरीदारी पैटर्न बदला जा चुका है। बाहर खाने, कपड़े खरीदने, मनोरंजन व पर्यटन के बजाय लोग घर पर ही खाने की वस्तुओं पर जोर दे रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्बर्टो कैवेलो ने कोविड महंगाई दर की गणना में ट्रांजैक्शन के अतिरिक्त वास्तविक आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जिन 16 देशों का अध्ययन किया, उनमें से 10 देशों में आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोविड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई को कम करके आंका गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कोविड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच यह अंतराल लगातार बढ़ रहा है। उनके आंकड़ों में भारत शामिल नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक के शोधकर्ताओं ने प्रोफेसर कैवेलो की तरह ही भारत का अध्ययन किया। उसमें वही परिणाम सामने आए हैं, अर्थात सरकार द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों में इससे कम कर आकलित किया गया है। एसबीआई के अनुसार जून की वास्तविक महंगाई 7% ही हो सकती है। अप्रैल और मई के महीने में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान इससे 2% से भी अधिक नज़रअंदाज किया गया। अगर हम वास्तविक उपभोक्ता और उपभोग को देखें तो महंगाई और भी चिंताजनक है। जून में खाद्य महंगाई 7.3% रही। जून में दालें 16.7%, मछली व मांस 16.2% और दूध की कीमतें 8.4% की दर से बढ़ी थीं। महाराष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दूध की मांग में कमी आई है। राज्य में दूध उत्पादकों का कहना है कि दूध की कीमतों में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर की गिरावट आई है। इधर जून में डीजल की कीमतें बढ़ गईं। इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों के परिवहन में किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सड़क उपकर आदि की वजह से कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। यह भी महंगाई का एक कारण बना। न केवल खाद्य उत्पादों के लिए बल्कि सकल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए इस्पात की कंपनियों ने लागत मूल्य बढ़ाने का हवाला देते हुए कमजोर मांग के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। चीनी वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क कुल उपभोक्ता महंगाई पर असर डालेगी। आय का ये स्रोत छिनने और जीवन यापन की बढ़ती दुश्वारियों
कि कई लोग गरीबी व खाद्य असुरक्षा में फंस सकते हैं। कोविड का कार्ड अन्य कोई बीमारी तो अतिरिक्त झटका होगा। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचार के साथ। नमस्कार।